हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे आज एम लक्ष्मीकांत का जो फोर्थ पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट, उसका हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 4 रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर इसके रिगार्डिंग में डिस्कस कर लिया। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर 5 लिखा है तो आप ये चैप्टर 5 नहीं, यहाँ पे चैप्टर 30 देखने को मिलेगा, जो कि हमारा गवर्नर जिसे हम कहते हैं राज्यपाल। जैसे कि देखिए, अगर मैं थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दे दूं इसके रिगार्डिंग में, तो ऑलरेडी हमने एम लक्ष्मीकांत का 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। अभी हमारा चल रहा है पार्ट 4। ये हमारा 110वां लेक्चर रहेगा एम लक्ष्मीकांत का। इससे पहले 109 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी पार्ट 4 में हमारा गवर्नर वाला टॉपिक चल रहा है। जब गवर्नर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमिक्स, उसका हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा द स्टोरी ऑफ पालमपुर। इस तरीके से एम लक्ष्मीकांत और जो एनसीईआरटी की बुक है इकोनॉमिक्स की, हम 9 से लेकर के 12 तक को क्या करेंगे, पैरेलल लेकर के चलेंगे। जिस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी पैरेलल लेके चला करते थे। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी की, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप वो सारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएगा। और कल यानी कि संडे को हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड एंड यानी कि इंडिया एंड वर्ल्ड। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हमने 12 और 13 अक्टूबर की जो करंट अफेयर था वो डिस्कस नहीं किया था। किसी कारणवश मैं बाहर था, कॉलेज के काम से थोड़े से नहीं कर पाया था मैं वीडियो रिकॉर्ड और ना अपलोड कर पाया था। तो आपको 12 और 13 अक्टूबर की जो करंट अफेयर की वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगी, यानी कि संडे को आपको मिल जाएगा। और यदि आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप यदि टेलीग्राम चलाते हैं तो आप टेलीग्राम के चैनल पे जाकर के, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे भी चैनल बना हुआ है द ओशन ऑफ शिक्षा करके, तो आप व्हाट्सएप के चैनल पे जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे ये सारे नोट्स पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप डाउनलोड करके कहीं पे भी कभी भी रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने गवर्नर के बारे में बात की थी, डिस्कस किया था, अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, फिर क्वालिफिकेशंस हो क्या, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया था, मतलब डिस्कस किया था। फिर टर्म ऑफ जो गवर्नर्स हैं, कार्यकाल यानी राज्यपाल की क्या शक्तियां देखने को मिल रही, कंडीशंस ऑफ ऑफिस गवर्नर, किस तरीके से रिमूवल किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस क्या देखने को मिलता है, गवर्नर्स के पावर फंक्शंस क्या हैं, राज्यपाल यानी ये तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल और स्टेट रूल। फिर लेजिस्लेटिव पावर के बारे में हमने डिस्कस किया था, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, फिर डिस्क्रिशनरी पावर। ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया था इन 3 लेक्चर में। आज जो हमारा चौथा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे गवर्नर को कुछ जो यानी कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है पर्टिकुलर कुछ रीजंस के लिए, ताकि कंट्रीज के अंदर क्या है इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव तरीके से किया जा सके। जो जिम्मेदारियां सौंपी गई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर वीटो पावर, फिर बात करते हैं गवर्नर पावर रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल के रिगार्डिंग में, और जो गवर्नर की जो मिली छूट होती है, क्या क्या छूट रहती है गवर्नर के पास, उसको डिस्कस करेंगे। और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो गवर्नर को कुछ यानी कि देश के अंदर दक्षता बनाए रखने के लिए, तो गवर्नर के पास देश में कंट्री के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटियां दी गई हैं और कुछ विशेष क्षेत्र भी दिए गए, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन भी दिया गया, यानी कि कुछ पर्टिकुलर रीजंस के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल 371 क्लॉज 2 है, उसमें क्या एक स्पेसिफिक टास्क के बारे में बात करता है जो गवर्नर को दिया गया है, कहाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में।
जिसमें अगर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट बोर्ड इन सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में देखने को आपको मिलेगा। वहीं पे फिर बात करते हैं जैसे आर्टिकल 371A, क्योंकि गवर्नर के पास कुछ पावर दिए गए जैसे कि नागालैंड के अंदर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए किसके रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग, जब भी वहां पे क्या हो इंटरनल डिस्टरबेंस हो, और फॉर्मिंग यानी कि बना यानी कि कोई भी रीजनल काउंसिल्स को बना सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं फेयर फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गवर्नर को। फिर आर्टिकल 371C क्लॉज 1 के बारे में बात करते हैं, तो मणिपुर के रिगार्डिंग में पावर दिया गया गवर्नर के पास कि मणिपुर के गवर्नर को जो भी माउंटेन्स एरिया है यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें इस लेजिस्लेटिव असेंबली कमिटी जो हिली एरिया है वहाँ पे बनाने का या उन पे निगरानी, ओवरसी का मतलब होता है उन पे निगरानी रखने का, तो उन पे निगरानी रखने का भी काम सौंपा गया है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 371F क्लॉज G में सिक्किम के गवर्नर के पास स्पेशल ड्यूटीज दिया गया है किसके रिगार्डिंग में, पीस और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। फिर आर्टिकल 371HA में क्या है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए गए मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग में। तो ये वो आर्टिकल्स हैं, वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर गवर्नर को दिए गए हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं किसके बारे में, वीटो पावर के बारे में। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास आपको वीटो पावर देखने को मिलेगा, सिमिलरली उसी तरीके से स्टेट के गवर्नर के पास भी आपको क्या है, तो वीटो पावर देखने को मिलेगा। अगर हम सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 111 किसके रिगार्डिंग में बात करता है कि प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर है उससे रिलेटेड बात रखी गई है। लेकिन वहीं पे फिर बात करते हैं आर्टिकल 200 में, तो किसके रिगार्डिंग में बात रखी गई है, गवर्नर के पास जो वीटो पावर देखने को मिलता है उसके रिगार्डिंग में प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि किस किस एरिया में यानी कि कहाँ कहाँ ये किस किस मेजर इशू पे या कि बात करते हैं जो मुख्य बिंदु है उस पे गवर्नर के द्वारा वीटो पावर का यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम यह बात करते हैं कि कितने टाइप्स के वीटो पावर देखने को मिलता है इंडिया के गवर्नर के पास एक स्टेट के अंदर रहते हुए। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि पूरी तरीके से वीटो कर देना। वीटो का मतलब एक तरीके से निषेध अधिकार कहते हैं हम, वीटो पावर को एक तरीके से निषेध अधिकार कहते हैं, किसी भी चीज को निषेध कर देना या तो उसको निलंबित कर देना, आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए, स्टेट के गवर्नर के पास क्या है, एब्सोल्यूट वीटो का पावर होता है कि वो किसी भी बिल को क्या कर सकता है, अप्रूव करने से पहले ही उसे रिटर्न यानी कि रिफ्यूज कर सकता है, वापस भेज सकता है। यदि गवर्नर के द्वारा स्टेट लेवल पे किसी भी बिल को रिफ्यूज कर देता है बिना साइन किए हुए, विथ रिकमेंडेशन या विदाउट रिकमेंडेशंस पे, तो स्टेट लेजिस्लेटिव यदि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है तो वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बनेगा। और सिमिलरली इसी तरीके क्या है, सेंट्रल लेवल पे आपको प्रेसिडेंट के पास पावर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है एक तरीके से निलंबित करने का अधिकार। जब गवर्नर किसी भी बिल को सस्पेंसिव वीटो कर देता है यानी कि सस्पेंसिव वीटो का यूज करता है, तो एक तरीके से हम उसे बोलते हैं विथ होल्डर अप्रूवल बिल टेम्पोररी। मतलब क्या है, मंजूरी को अस्थायी रूप से क्या कर लेता है, वो रोक लेता है। तो गवर्नर कुछ स्थिति में या कुछ सिचुएशंस में इस पावर का क्या है, यूज किया जाता है। यदि गवर्नर किसी भी या किसी फिक्स ड्यूरेशंस की बात करते हैं, फिक्स ड्यूरेशंस के अंदर में किसी भी जो बिल है जिसे हम हिंदी में विधेयक कहते हैं, यदि किसी बिल पे सिग्नेचर ना करे और ना ही उसे वापस करता है तो उसे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। फिर बात करते हैं, एक आता है हमारे पास पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है कि जब गवर्नर के द्वारा क्या है उसको अपने पास ही रख के दबा लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। यानी कि गवर्नर के द्वारा किसी भी बिल को जब वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं, मतलब पॉकेट में रखने का मतलब है वो तो ना असेंबली में भेजते हैं ना उस पर साइन करते हैं, उसको अपने पास ही रख लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक तरीके से वीटो, पॉकेट वीटो। देखिए, गवर्नर के द्वारा किसी भी कार्रवाई करने या बात करते हैं अनिवार्य रूप से पॉकेट वीटो का यूज किया जाता है
तो यदि गवर्नर ना तो क्या करे लेजिस्लेट यानी कि किसी बिल पे साइन करे और ना ही उसे क्या है स्पष्ट रूप से उसे वीटो करे, तो और जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो अनिश्चित ड्यूरेशंस के लिए क्या है स्थगित कर देती है। तो जो भी बिल है जिसे हम विधेयक कहते हैं प्रभावी रूप से वो समाप्त हो जाता है और इसे ही कहते हैं वीटो, यानी कि इसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि आप ये समझिए, और इसे वीटो हुआ नहीं माना जाता है। तो ऐसे में क्या है कि इस शक्ति को यानी कि जो पावर है नेशनल लेवल पे भारत के राष्ट्रपति के पास भी यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी वीटो का पावर यानी कि पॉकेट वीटो का पावर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इम्पॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात ये है कि जो वीटो पावर है या हम बात करते जो पावर है, जो पावर का जो यूज किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस और कन्वेंशंस के फ्रेमवर्क के अंदर उनके लिए के यानी कि सलाह पर ही किया जाता है या सलाह पर ही क्या करे कार्य करेगा। फिर बात करते इन उन परिस्थितियों में जहां की गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से क्या है अपने नॉलेज अपने ज्ञान यानी कि एक मेच्योर की तरह क्या है जो वीटो पावर उसका उपयोग करने का आदेश दिया गया है और यह अनुमानित जिसकी अनुमति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है गवर्नेंस पावर रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल। देखिए ऑर्डिनरी बिल को हम हिंदी में कहते हैं साधारण विधेयक। तो ऑर्डिनरी बिल में आप बात कर सकते हो कि असेंस टू द बिल या विथ होल्डिंग असेंस्ट स्पेंडिंग द बिल फॉर रिकंसिडर यानी कि रिकंसाइडरेशंस। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे पहले असेंस टू द बिल या जिसे हम विधेयक पर सहमति की बात करते हैं। देखिए अगर बात करते हैं एक बार राज्य या स्टेट लेजिस्लेटिव या हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल यदि एप्लीकेबल है तो वहां पे यदि ऑर्डिनरी बिल पास हो जाता है तो वो क्या है गवर्नर के पास भेज दिया जाता है उस पर साइन करने के लिए। यदि गवर्नर उसको अथॉरिटी कर देता है उस पर साइन कर देता है तो वो फिर क्या बन जाता है एक लॉ बन जाता है यानी कि वो एक कानून बन जाता है। सिर्फ स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे नहीं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई भी बिल पास किया गया और वो लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हो जाता है और जब उसको गवर्नर के पास भेजा जाएगा यदि गवर्नर उस पर अपना साइन कर देता है तो वो क्या बन जाएगा इस तरीके से। यदि वो साइन कर देगा तो वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा एक्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना साइन करके मतलब समझाने की कोशिश की है कि यदि ऑटोग्राफ कर देंगे उस बिल पे गवर्नर जी तब वो क्या बन जाएगा हमारा बिल बन जाएगा। फिर बात करते हैं जैसे विथ होल्डिंग असिस्ट जिसे कहते हैं सहमति रोकना। अब ये भी कह सकते हो कि जब गवर्नर के पास कोई भी बिल आता है और गवर्नर उसको रिफ्यूज कर देते हैं जो अप्रूवल्स आते हैं बिल्स को दोबारा भेज देते हैं वोटिंग के लिए यानी कि जब गवर्नर के द्वारा दोबारा भेज दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि भाई आपको दोबारा इस पे वोट करना है या दोबारा से इसमें कोई चेंजेस के लिए या किसी भी रीजन से या बात करते हैं यदि उस पे बिल पे या कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अगेंस्ट स्टेट है तो इसके रिगार्डिंग में क्या है जब गवर्नर के द्वारा दोबारा से बिल वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिटर्न कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं विथ होल्डिंग असिस्ट मतलब जिसे सहमति रोकना। फिर बात करते हैं स्पेंडिंग द बिल फॉर रिकंसाइडरेशंस। अब इसका मतलब क्या है विधेयक को पूर्ण विचार के लिए भेजना यानी कि उस पर दोबारा से डिस्कस करने के लिए एक तरीके से भेज देना ऐसे आप कह सकते हो। इन शॉर्ट कह सकते हो कि जब गवर्नर के द्वारा किसी भी बिल को फिर से हाउसेस को रिटर्न कर दिया जाता है जहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिलेगा तो दोबारा से डिस्कस के लिए भेज दिया जाता है दोबारा रिकमेंडेशंस के लिए भेज देते हैं तो उसे हम कहते हैं सेंडिंग द बिल फॉर रिकंसिडर यानी कि रिकंसाइडरेशंस। देखिए गवर्नर के द्वारा सीधा वीटो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले वीटो पावर डिस्कस किया था तो डायरेक्ट वीटो करने की जगह पे यदि गवर्नर जो भी बिल है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा से उस पर डिस्कस करने के लिए रिकमेंडेशन यानी कि दोबारा उस पर डिस्कस करने के लिए अगर भेज देता है या कहता है कि आप इस पर डिस्कस करो दोबारा कंसाइडरेशंस करो तो
यदि जैसे कि अगर हम मनी बिल के रिगार्डिंग में बात करते हैं तो वो मनी बिल नहीं माना जाएगा। तो जो बिल है उसको वो क्या कर सकते हैं, गवर्नर वापस कर सकते हैं। ये आपको मनी बिल के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं तब लेजिस्लेटिव क्या कर सकता है, जो भी बिल है उस पर क्या कर सकता है, फिर से अगेंस्ट बात करते हैं रिकंसिडरेशन, यानी कि दोबारा से उस पर विचार कर सकता है। और यदि वह फिर से पारित हो जाता है तो गवर्नर को अपने से यानी कि अगर तो गवर्नर बॉन्डेड हो जाता है उस पर अपना असिस्ट देने के लिए, उसे मंजूरी देने के लिए। तो ये पावर देखने को मिलता है किसके रिगार्डिंग में, ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग में। अब अगर बात करते हैं गवर्नर्स के पास क्या पावर देखने को मिलता है मनी बिल के रिगार्डिंग में, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 200 हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का डिफाइन करता है गवर्नर के रिगार्डिंग क्या मनी, यानी कि गवर्नर्स पावर्स ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग मनी बिल के। देखिए मनी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिसे हम विधानसभा कहते हैं, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, न कि स्टेट काउंसिल के द्वारा। इसका मेन मकसद के मेन जो पर्पस है वो क्या है कि जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बहुत से स्टेट में देखने को नहीं मिलेगी, ये कुछ ही स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास ये पावर रहता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का। और गवर्नर के पास क्या पावर है मनी बिल के रिगार्डिंग में, उसको हम नीचे देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर, मतलब क्या है, राज्यपाल का, जिसे हम कहते हैं राज्यपाल की अनुशंसा। अगर हम बात करते हैं मनी बिल के रिगार्डिंग में, जो इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विद द प्रियोर रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर। मतलब क्या है इसका कि किसी भी मनी बिल को पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश इस पे कंपलसरी है, यानी कि आवश्यक होगी। यदि राज्यपाल राज्यपाल कह रहा हूँ, राज्यपाल तो है ही, अगर हम गवर्नर की बात करते हैं, यदि गवर्नर इस पे अपना असिस्ट रिकमेंडेशंस, यानी कि गवर्नर की जो रिकमेंडेशन है वो क्या है मनी बिल के रिगार्डिंग में, इंट्रोड्यूसिंग एनी बिल के रिगार्डिंग में क्या है, कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कि जब समाप्त करने, जैसे कि गवर्नर की बात करते हैं तो किस, यानी कि किसी कर को लगाने, समाप्त करने, यानी कि टैक्स पे टैक्स लगाना हो उसको समाप्त करना हो, किसी को छूट देना हो, परिवर्तन करना हो, या हम बात करते हैं जो भी हमारा आपको देखने को मिलेगा, जो भी इसके रिगार्डिंग में जो भी अल्टरनेशंस है या जो भी रेगुलेशंस किए जाते हैं, तो इसमें क्या है गवर्नर बाउंडेड है एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इसके इन सब के रिगार्डिंग में। फिर बात करते हैं असिस्ट टू द मनी बिल। असिस्ट का मतलब मैंने अभी बताया था सहमति देना। तो मनी बिल पे क्या है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव से पास होकर के गवर्नर के पास जाता है असिस्ट होने के लिए, यानी कि सहमति के लिए, तो गवर्नर इससे विथ होल्ड असिस्ट टू द मनी बिल। मतलब क्या है इसका कि जो गवर्नर है किसी भी मनी बिल पर क्या है अनुमति को रोक नहीं सकता है। यदि गवर्नर ना ही इस पे क्या कर सकता है, वीटो पावर का यूज कर सकता है रिगार्डिंग मनी बिल के। फिर बात कीजिए यदि गवर्नर के द्वारा मनी बिल को प्राप्त रिसीव किया जाता है तो उन्हें सहमति उस पर देनी ही होगी, यानी कि गवर्नर को उस पर अपना असिस्ट देना ही होगा, और तब वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, यानी कि लॉ बन जाता है। अब बात करते हैं कि आगे की जो कुछ पॉइंट्स है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं यदि देखिए किसी भी, मान लीजिए कि किसी भी कर या जो टैक्स है उसकी अगर हम बात करते हैं जो भी एनी टैक्स जो कि इम्पोजिशन है, एबोलिशंस है, या हम बात करते हैं रिमिशंस, अल्टरनेशंस और रेगुलेशंस, जो भी टैक्सेस है, यानी कि किसी भी कर का जो अधिरोध या उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय। आप देखिए अगर इससे पहले ये समझिए कि ये जो नोट्स आपको है वो आपको ध्यान रखना है कि जो डिफिनेशन ऑफ रिगार्डिंग मनी बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 199 में आपको देखने को मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 199 इसमें ये कहा गया है कि जो मनी बिल है, जिसमें अगर बात करते हैं तो आपको जो कंसिस्ट ओनली जो प्रोविंस डीलिंग देखने को मिलेगा, तो ये सारे मैटर्स आपको
जिससे जो आर्टिकल हमारा 199 है वो डील करता हुआ नजर आएगा। इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही पॉइंट बताया था कि इम्पोजिशंस, एबोलिशंस, रिमेशंस, अल्टरनेशंस और रेगुलेशंस ऑफ किसी भी टैक्स के रिगार्डिंग में, ये स्टेट की बात करें, सेंट्रल लेवल पे नहीं, ये सारी बातें चल रही है स्टेट लेवल पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, भी डिस्कस कर रहे हैं गवर्नर वाला, ना कि प्रेसिडेंट वाला। प्रेसिडेंट वाला कर रहे थे तब वो सेंट्रल लेवल पे था। फिर बात करते हैं किसी भी जो रेगुलेशन है बोरिंग ऑफ मनी, तो फिर जैसे कि मनी कहाँ से, मनी के रिगार्डिंग, यानी कि रेगुलेशन ऑफ बोरिंग मनी, बोरिंग मतलब कि उधार लेना। तो आप ये कह सकते हो कि राज्य द्वारा जो भी पैसे उधार लिए जाते हैं या कोई भी गारंटी देने के रिगार्डिंग में आपको पावर देखने को मिलेगी, जो भी गारंटी एनी स्टेट। फिर देखिए जो भी यानी कि कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट के रिगार्डिंग में आपको पावर देखने को मिलेगा। ये सारे हम मनी बिल के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं, या हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ द मनी इनटू द विड्रॉल ऑफ मनी। विड्रॉल का मतलब जो पैसे निकाले जाते हैं किसी भी फंड से। फिर बात करते हैं जो एप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की किसी भी संचित निधि से जो धन का जो विनियोग किया जाता है। डिक्लेरेशंस ऑफ एनी एक्सपेंडिचर्स टू बी एक्सपेंडिचर चार्जेस on the consolidated fund of the state or increasing the account of any such expenditure। तो ये सारे पावर्स देखने को मिलते हैं मनी बिल के रिगार्डिंग किसके पास, तो गवर्नर के पास आपको देखने को मिलेगा। वो भी किसके अंदर कि जिसपे गवर्नर का जो असिस्ट है वो देना बॉन्डेड माना जाता है। फिर जैसे कि बात करते हैं कि यदि कोई भी विधेयक विशेष रूप से इन मामलों से संबंधित है तो गवर्नर इस पे अपना असिस्ट देने के लिए क्या होगा, बॉन्डेड होगा। तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो हम देखने को मिलती है कि गवर्नर के पास क्या क्या छूट मिलती है जब वो एज अ गवर्नर के तौर पे क्या करता है, काम करता है। तो गवर्नर हमारा क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसका, स्टेट का। जिस तरीके से प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे नेशन का, उसी तरीके से गवर्नर क्या होता है, स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जो कि उनके पास जो इंश्योर रखे गए कुछ इंडिपेंडेंस और जो इम्पार्टियल फंक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर रिगार्डिंग गवर्नर, जो कि गवर्नर जिसे एंजॉय करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग। अब इसका मतलब क्या, कानूनी कार्रवाई से छूट। अगर हम कानूनी कार्रवाई से छूट का मतलब समझे कि इंडिया के किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है वो एंजॉय करता है इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लीगल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब इसका क्या है कि जब तक कोई व्यक्ति एज अ स्टेट के गवर्नर के पोस्ट पे बैठ करके काम कर रहा है तब तक उस पर किसी भी तरीके से कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यानी कि कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन वो भी किसी भी कोर्ट के अंदर में, यानी कि समझिए मान लीजिए कि ये एक एक्स पर्सन है और वो किसी भी स्टेट का अगर गवर्नर है तो उस पर किसी भी तरीके का कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है किसी भी कोर्ट के अंदर। हाँ, लेकिन जैसे ही ये पर्सन गवर्नर के पोस्ट से रिटायर होगा तब इस पे केस चलाया जा सकता है। फिर बात करते हैं हम यानी कि एग्जम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी कि गवर्नर के जो भी टैक्स सैलरी है या जो भी उन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं कि में जो इंडियन आय यानी कि जो इनकम टैक्स है के तहत क्या है, आयकर से इन्हें क्या है, इनकम टैक्स से इन्हें क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। फिर ऑफिशियल रेसिडेंस एंड अलाउंसेस की बात करते हैं। जिस तरीके से प्रेसिडेंट को रहने के लिए उन्हें एक रेसिडेंस प्रोवाइड कराया जाता है, अलाउंसेस जो दी जाती है, ठीक उसी तरीके से एक गवर्नर को ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। रहने के लिए एक अच्छा सा बंगला दिया जाता है, जो भी अलाउंसेस होते हैं। रेसिडेंस मतलब ऑफिशियल रेसिडेंस का मतलब होता है उनको एक तरीके से रहने के लिए कार्यकाल के दौरान उनको एक आधिकारिक निवास प्रदान की जाती है। अब फिर देखिए अगर बात करते तो प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज आफ्टर द रिटायरमेंट की, आप इसमें ये कह सकते हो कि आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नर कंटिन्यू कर सकता है अपने जो भी रिसीव सेंटर प्रिविलेज इम्यूनिटीज को, और उनके द्वारा इंटेल्टेड जो भी पेंशन है, जो भी अलाउंसेस है या जो भी उन्हें जो अदर फैसिलिटीज दी जाती है।
मतलब ये समझिए कि वे पद छोड़ने के बाद भी अपनी भलाई और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन, भत्ते और जो भी अदर सुविधाएं हैं उनके वो क्या रहते हैं, हकदार रहते हैं। फिर बात करते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब है कि देखिए गवर्नर को विदेश जो राजकीय है के समान राजकीय प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है, यानी कि सीधा सीधी ये समझिए कि जिस तरीके से आप प्रेसिडेंट के पास क्या है, आपको एक डिप्लोमेटिक पावर देखने को मिलेगा कि बाहर के नेशंस में वो क्या कर सकते हैं, जो ऑफिसर्स है उसको डिप्लॉयड कर सकते हैं, वो पावर तो नहीं देखने को मिलेगा, उस तरीके का डिप्लोमेटिक पावर तो देखने को नहीं मिलेगा। बट लेकिन अगर आप बात करते हो तो उनकी जो निकायों के समान ही क्या राज्य की जो प्रतीक्षा प्राप्त उन्हें नहीं है, फिर भी वो क्या है बिना किसी हस्तक्षेप या अपने संवैधानिक जो उनकी ड्यूटीज है उसको पूरा करने के लिए देश के भीतर कुछ जो डिप्लोमेटिक पावर्स है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ प्रतिरक्षक का आनंद वो लेते हैं। फिर बात करते हैं डिस्क्रिशंस इन एक्सरसाइजिंग पावर। इसका मतलब क्या, शक्तियों के प्रयोग में उनके द्वारा जो भी विवेक का यूज किया जाता है, उनके द्वारा जो कॉमन सेंस टाइप में कहते हैं, अपनी बुद्धि का यूज करना एक टाइप से कह सकते हो कि गवर्नर के पास कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो शक्तियों का यूज करने के लिए क्या है, अपने पावर का यूज करने के लिए एक साइंस की, कॉमन सेंस, अपने इंटेलिजेंस, अपने ब्रेन की यूज करने की जरूरत है। जैसे कि हम पार्डन की पावर की बात करते हैं, जब किसी भी पर्सन की जब सजा माफ की जाती है या उन्हें राहत दी जाती है, देने की शक्ति है, तो उन्हें इन शक्तियों के लिए उपयोग से संबंध में जो भी नई चुनौतियां को, जो भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो उनमें उनके लिए क्या है, एक अपने जो कॉमन सेंस है, माइंड है, नॉलेज है, या जो उनकी बुद्धि है, तो उसका उन्हें क्या है, वो उसका यूज उस पर वो करते उन्हें अनुमति दी गई है। हालांकि जब वो विवेकपूर्ण नहीं होते हैं और संवैधानिक सीमाओं और परंपराओं के अधीन है, मतलब ये समझिए यह विवेकपूर्ण नहीं है और ये संवैधानिक सीमाओं और परंपराओं के अधीन माना जाता है। अब देखिए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि गवर्नर के द्वारा जो भी इम्यूनिटीज इंजॉय किए जाते हैं या जो भी वो सारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो भी एक्सरसाइजेज है, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है, वो सारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें दिया जाता है। जो भी बात करते हैं इम्यूनिटीज डिजाइन किए गए, सेफ गार्ड उनकी क्या इंडिपेंडेंस होगी, ऑफिस इंश्योर गवर्नर के और कैन फ्री फ्रॉम देयर ड्यूटीज विदाउट फियर और लीगल, ये सारे फॉर्म ऑफ हरासमेंट, ये सारी किस्में कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में ही मिलेंगे, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल ही काम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 30 था वो कंप्लीट कर लिया। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही दे दी है। तो वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके दे सकते हैं। और चैनल यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें और चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रोथ लेवल पे लेके, मतलब चैनल को ग्रोथ लेवल पे लेके चलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।